अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस में खुशामदीद। आयतुल्लाह ख़ामेनी, जिसको कहा जाता था कि वो रेजिस्टेंस की आखिरी दीवार है और इसराइल के ख़िलाफ़ अगर कोई प्लानिंग कर रहा है या कोई डटा हुआ है तो ये वही शख्स है जो कि पासदाराने इनकलाब को भी लीड कर रहा है और बाकी जहाँ जहाँ भी प्रॉक्सीज मौजूद हैं उनकी भरपूर सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन आज सुबह जब अर्ली मॉर्निंग बता दिया गया, इंटरनेशनल मीडिया तो इसको कल रात से रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन बाकायदा तौर पर ईरानी मीडिया ने फिर आकर बताया कि ख़ामेनी जिनकी शहादत हो चुकी है और उसके साथ साथ उनके तमाम अहले खाना, जब इसराइल ने टारगेट किया था ना जिस जगह पर वो रह रहे थे और वहाँ पर टारगेट करने के बाद कोई बम्बार्डमेंट बहुत हैवी की गई, तो उसके जितने भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर मौजूद थे, उनका बेटा, उनकी बहू, उनके ग्रैंडसन, वो तमाम इस अफसोसनाक वाक़े में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। और इस वक्त पूरे ईरान के अंदर सोग का आलम है। 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है और 8 रोज़ के लिए तातील का ऐलान किया गया है। लेकिन इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा या फिर आगे ईरान की क़यादत कौन करेगा, किस तरफ जाएगा ईरान, और क्या वाकई जो सेटलमेंट थी अब कोई मुद्दा वो बाकी रह गया है बैठ के कोई मुज़ाकरात करने का, अब बाकी बचा क्या है। मुज़ाकरात की आड़ में तो अमेरिका और इसराइल ने अटैक कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और इसके साथ एयर वॉइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हैं हमारे साथ आज के प्रोग्राम में, उनको खुशामदीद कहते हैं। और शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सबसे पहले मैं साजिद हबीब साहब आपकी तरफ आऊँगी। शहादत का तो सबको अफसोस है ही, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब एक चीज़ रिटन ऑन द वॉल थी कि जो ख़ामेनी है वो टारगेट किया जाएगा, उन्हीं को टारगेट किया जाएगा, क्या ऐसी हैवी बम्बार्डमेंट, क्या ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए या उनकी सिक्योरिटी ब्रीच, क्या उनको एक शख्स को सिक्योर नहीं कर सके पूरे के पूरे ईरान? सबसे पहले तो बिल्कुल जैसे आपने कहा, इंतहाई अफसोसनाक है किसी भी इंसान की मौत और किसी एक मुल्क के बहुत बड़े रहनुमा की मौत, उनकी शहादत बहुत इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन आप देखिए कि ईरानियों को सोचने की बात है कि पिछले 1 साल के अंदर कम से कम ऐसे वाक़यात हुए, बल्कि उससे पहले अगर जनरल सुलेमानी को जब किया गया कहीं और पे शहीद उसको निशाना बनाया गया, कि कहीं ना कहीं इनके सिस्टम के अंदर मोसाद के, CIA के, रॉ के लोग मौजूद थे जो पिन पॉइंट करते थे कि कहाँ पे। आपको याद होगा कि पिछले जून से पहले तेहरान में उस कमरे को हिट किया गया जहां पे एक इनकी प्रॉक्सी का जो है सरबराह बैठा हुआ था। तो ये आई थिंक कि इनके इंटरनल जो इंटेलिजेंस है इसका बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए आप स्ट्रक्चर को, आई हैव बीन इन द इंटेलिजेंस, आप एक स्ट्रक्चर को नजर आ रहा है कि ये फ्ला बिल्डिंग है, ये रनवे है, उसको तो कोई मसला नहीं है, वो गूगल से विजिबल है, आपके पास सोर्सेज होती हैं, लेकिन एक शख्स कहाँ पे बैठा हुआ है उसके लिए आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। ये सिक्योरिटी ब्रीच था एज कंपेयर टू के अमेरिका ने कोई, ये सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी ब्रीच जिसमें पूरे उनके जो स्पाइस थे वो इन्फिल्ट्रेट किए हुए थे, घुसे हुए थे इनके सिस्टम में, जिन्होंने एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया कि कहाँ पे पूरी फैमिली बैठी है या कहाँ पे वो मीटिंग हो रही है, और एग्जैक्टली उसको उन्होंने कोई 30 के करीब मिसाइल तो उन्होंने उसी कंपाउंड के ऊपर फेंके हैं ताकि वो न्यूड के उसके अंदर वो बंकर होंगे, वो नीचे डीप बैठे होंगे। लेकिन आप तो ऐसे वेपन हैं जो 40 फुट नीचे तक जाके मार कर सकते हैं। तो इस अफसोसनाक वाक़े में मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ब्रीच है सिक्योरिटी की और इंटेलिजेंस की नाकामी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सालिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सिक्योरिटी ब्रीच और यही तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन 30 के करीब बम्बार्डमेंट कर देना और जिस तरीके से पूरी की पूरी फैमिली को टारगेट कर देना, अफसोस और दुख की बात तो ये है कि वो इसको करने में कामयाब भी हो गए। चाहे उनके पास इंटेलिजेंस थी, लेकिन अंदर से गद्दारी भी तो की गई ना। व्हाट नेक्स्ट? आगे कौन सुप्रीम लीडर होगा, किस तरीके से ये पूरा निज़ाम चलेगा, या आगे क्या वही पॉलिसी ईरान की आपको लग रहा है कि रह सकती है जैसे पहले चल रही थी ख़ामेनी की? मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान के जो सिस्टम्स हैं वो पास्ट में भी देखे गए कि वो दे आर लार्जर देन द पर्सनालिटीज़। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरीके से सुप्रीमो की एलिमिनेशन और उनकी पूरी फैमिली की एलिमिनेशन बहुत ही एक अफसोसनाक और एक ज़्यादती वाला मामला है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा नहीं ख्याल कि जैसे पिछली दफ़ा भी हुआ था जून 25 में
शुरू की स्ट्राइक्स में उनके कुछ लीडर्स को एलिमिनेट किया गया था, बट उसके बावजूद जो रिस्पॉन्सेस थे ईरान के वो बहुत रोबस्ट और बड़े पोटेंट थे। तो इस दफ़ा भी मेरा ख्याल है कि उसी तरीके इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि 47 से मतलब 47 ईयर्स से जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं या उनके एनिमीज हैं वो पेनिट्रेट कर रहे हैं ईरानियन सिस्टम में। उनके एजेंट्स हैं, उन्होंने असैसिनेशंस की, उन्होंने एम्बार्गोज लगाए, उन्होंने सैंक्शंस लगाई, सब कुछ किया है। तो ईरान ने 47 ईयर्स से ये असूबतें बर्दाश्त की हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीमो की एलिमिनेशन या उनकी शहादत में इंटेलिजेंस फेलियर है और डेफिनेटली कोई इनसाइडर था, उसके बगैर ये शायद इस तरह का ऑपरेशन फुल प्रूफ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था। तो ईरान जो है उसको एज कम्पेयर टू जून 25 मेरे नज़दीक एज फार एज द मिलिट्री इक्विपमेंट इज कंसर्न ईरान के पास बेर विद ऑल बेहतर है पहले से, लेकिन जिसके अगेंस्ट वो पिच्ड है दैट इज़ यूएस एंड इजराइल, डेफिनेटली उन्हें मिलिट्री डोमेन में और टेक्नोलॉजिकल डोमेन में उन्हें एज हासिल है। सुपर पावर्स तो हैं बट ईरान इज द ओनली वन जो कि रेजिस्टेंस शो कर रहा है दो न्यूक्लियर पावर्स के साथ। तो ये ईरान की इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अब पुरम तरीके से एहतजाज किया जा रहा है। बट सर मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान के हालात के वो अब किस तरफ, क्योंकि जाहिर है बड़ी एक अकीदत जो हमारे शिया मसलिक है उनकी भी बड़ी ज़्यादा ईरान के साथ है और वो इस चीज़ को पुरम तरीके से एहतजाज भी कर रहे हैं और उनको ये चीज़ नागवार गुजरी है। तो आपके पास क्या इतलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का प्रोग्राम का आगाज़ जो है बड़ा दुख और गम है, अफसोस है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अल्फाज नहीं है कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खामनाई हैं वो शहीद हो गए हैं, शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में है वो बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। मुझे अभी हम प्रोग्राम में बैठ गए आके, अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आ रही थी कि हमने आगाज़ कर लिया है। लाहौर में भी, शहर में भी प्रेस क्लब के पास ईरानी कौंसल जनरल का ऑफिस है, वहाँ पर भी कुछ हंगामा राई चल रही है, कुछ लोगों ने टायर वगैरह जलाए हैं। कराची में भी है और कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, लेकिन पूरी कौम से अपील करूँगा कि खुदारा आप एहतजाज ज़रूर करें। जितना आपको दुख है हमें भी उतना ही दुख है, लेकिन कम से कम आप किसी चीज़ को इस तरह ना लेके जाए कि पाकिस्तान के मुतल्लक आप अपनी बिल्डिंग्स को, अपनी चीज़ों को इंतशार इस किस्म का ना लेके आए कि आप उसमें हम ही आपस में उलझ जाए। देखिए पाकिस्तान, बात क्या है, बात यह है पाकिस्तान अपने मुफादात को देखकर फैसला करता है। पाकिस्तान, हमारी जंग अफगानिस्तान से इस वक्त चल रही है, ये जंग मुशरिक वुस्ता के सॉल्व करने के लिए हम तो खुद लड़ रहे हैं, हम खुद हालत जंग में है इस वक्त। हमारी फौज कहाँ है, हमारे तैयारे इस वक्त कहाँ है? अच्छा, कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसने कभी हमारा साथ दिया है? जो सच्ची बात करनी नहीं चाहिए लेकिन आज करूंगा कि इस वक्त हम अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। कौन सा मुल्क मुझे बताएं कि हमारे साथ खड़ा है, हमारी पीठ के पीछे खड़ा है? पाकिस्तान अपने जोरे बाजू के ऊपर लड़ रहा है ना। अपनी भारत से हमारी जंग हुई है, हमने अपने जोरे बाजू पे लड़ी है ना। बिल्कुल अफगानिस्तान से भी हम ही लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ईरान हमारे भाई है, हम अच्छा इसको नहीं समझते। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को जो है वो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा ज़रूर करना होगा। और मुझे ये भी दुख समझ नहीं आ रही कि ईरान पर हमले से पहले जो ट्रंप है उन्होंने ना तो कांग्रेस से को बाकायदा मंजूरी ली है और ना ही उन्होंने अपने आवाम को वाज़ेह तौर पर बताया कि मैंने ये करना है या ये करना है। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है फिजा, दुख और अफसोस ज़रूर है, लेकिन साजिद हबीब साहब हमारे भाई हैं जो कि फ़ज़ाओं के बादशाह हैं, उनको बहुत ज़्यादा इल्म होता है। साजिद भाई, मैं आपसे, मुझे तिश्तगी थोड़ी है, काइंडली मेरी ज़रा दूर कर दे। ईरान त्यारे आ रहे हैं, अमेरिका के आ रहे हैं, इसराइल के आ रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, उनके जनाब आर्मी चीफ को मार रहे हैं, खामनाई को मार रहे हैं। आगे से कहाँ है चाइना, कहाँ रशिया, कहाँ त्यारे, क्या फ़ज़ा का मंजर होगा इस वक्त? आप तो बादशाह हैं, ज़रा हमें भी आगाह कीजिएगा। साजिद भाई पे बात की कि इतना कुछ हो रहा है वहाँ पे, वो आ रहे हैं, इसराइल के जहाज आ रहे हैं, अमेरिका के जहाज आ रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे आपने देखा कि कुछ अरसा पहले जो यूरोप अपना को ग्रीनलैंड के या किसी फड्डे में इनसे थोड़ा नाराज दिखाई दे रहा था, अब हर यूरोपीय मुल्क जो है वो ईरान के खिलाफ और अमेरिका की फेवर में बयान दे रहा है। तो वो तो सारे इकट्ठे हैं, हम आपस में क्यों बट रहे हैं?
फ्रांस ने उसकी फेवर में बयान दे दिया, जो कि तकरीबन कह रहे थे कि फ्रांस बड़ा हेड ऑन जा रहा है ट्रंप के साथ। बरतानिया बाकायदा हिस्सा ले रहा है इस वाले कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में अमेरिका के साथ। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समरेश सालिक साहब। इंडिया को देखें, पहले एक दिन पहले इस हमले से वो इजराइल जाता है, इसका मतलब है कि इंडिया को पता था, हमें यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ इंगेज किया गया और वहाँ पर ये इंडिया और जो एक ट्राइका बन रहा है इजराइल के साथ और बीच में ये अफगानिस्तान को शामिल कर रहे हैं, ये मोदी ही भी पूरे का पूरा इजराइल का साथ दे रहा है इस खित्ते की इंस्टेबिलिटी में। सबसे बड़ा हाथ अगर हम इजराइल की बात कर रहे हैं तो मोदी भी उतना ही हिस्सेदार है। इजराइल और यूएस सक्सीड कर इजराइल के साथ हो, वहाँ पे प्रो इजराइल गवर्नमेंट बैठी हुई हो और आपका ताफ्तान बॉर्डर इजराइल के साथ हो। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान देखें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इजराइल, इंडिया और अफगानिस्तान के एक नेक्सस से मौजूद है। और तीसरी तरफ इंडिया है जो कि वैसे ही हमारा अजली दुश्मन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट फॉर एनी लव लॉस फॉर एनी सेक्ट और एनीथिंग, फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट, हमें ये श्योर करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि जंग बंद हो और वो ड्रेडफुल सिनेरियो मर्ज ना हो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कल को खुदा न खास्ता पाकिस्तान को 3 डायरेक्शन से प्रेस किया जा रहा हो। दैट इज वन फ्रॉम ईरान साइड, इजराइल की मौजूदगी की वजह से, या प्रो इजराइल गवर्नमेंट की मौजूदगी की वजह से, सेकंड फ्रॉम अफगानिस्तान साइड और तीसरा इंडिया की साइड से। नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो आपने रेज किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया और इजराइल का नेक्सस बहुत पुराना चल रहा है। जो जुल्म इजराइल पैलेस्टाइन में ढाता था, जो वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके खिलाफ, वही इंडिया जो है वो कार्रवाई, वही सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करता था अगेंस्ट कश्मीरीज। तो इनका तो बहुत पुराना गठजोड़ है। पर्टिकुलरली मई 25 में जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो आपको याद होगा कि हिंदुइज्म, जुदाइज्म और क्रिश्चियनिटी तीनों इकट्ठे हो गए थे इस्लाम के खिलाफ कि ये इस्लाम है जो कि टेररिज्म को फैला रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो मोदी की वहाँ पे विजिट और एक दिन बाद इस तरह की कार्रवाई होना, उस वक्त अमेरिका का ये ना करना, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ एम्ब्रॉयल करना, ये सारे के सारे एक ही कड़ी का शिकाना है कि अमेरिका कलामी की माजरत चाहता हूँ समरेश सालिक भाई, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन फिजा मेरा ख्याल है ब्रेक पे जा रही हैं। एक शार्प सवाल रह गया है, काइंडली उसका जरा तेज जवाब दे दीजिएगा। मैं ये समझता हूं कि ये जो नैरेटिव है अब तो क्लियर हो गया, कोई किसी की जंग नहीं लड़ता। चाइना ने हमें सपोर्ट जरूर किया लेकिन जंग हमने अपनी आप लड़ी थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ईरान में ये जो बातें आती थी कि ये जी कंटेनर चले गए, चाइना ने माल भिजवा दिया, रशिया के तैयारे आ गए, S-400 चले गए, दुनिया भर का सामान आ गया, इस वक्त ईरान कहाँ खड़ा है? ईरान क्या अकेला है या किसी ने उसकी मदद की है इस लड़ाई में? काबिल एहतराम समरेश सालिक भाई, कि चाइना ने उसको क्या सपोर्ट किया है या रशिया ने क्या सपोर्ट किया है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मई 25 में जो दोनों मार्के हुए थे, एक हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और दूसरा हुआ था बिटवीन ईरान एंड इजराइल। उन दोनों को कंक्लूसिवली अगर उनके एंड पे देखा जाए तो ईस्टर्न टेक्नोलॉजी प्रिवेल्ड ओवर द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि राफेल गिरा, हमें पता है कि जो बाकी जो जिस तरीके से इंडिया के नुकसानात हुए, हमें पता है कि जिस तरह की इफेक्टिव स्ट्राइक्स ईरान ने उस वक्त की। मेरे नज़दीक आज जो मिलिट्री इक्विपमेंट है ईरान का उससे बेहतर है जो उस वक्त था। और अभी ब्लीड तो कर रहा है ना, ईरान तो ब्लीड ऑलरेडी कर रहा है। अब अगर इजराइल ब्लीड करेगा तो वो ब्लीडिंग की पेन है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे साजिद हबीब साहब कि रशिया और ईरान, उससे पहले बल्कि रशिया ने पूरी नेवी एक्सरसाइज की है ईरान के साथ कुछ एक हफ्ता पहले। खबरें आई कि चाइना ने इनको एक रडार सिस्टम भी दे दिया है जो लेकिन इन चीज़ों को इंटीग्रेट होने में देर लगती है। लेकिन जैसे अभी सालिक साहब ने कहा, जो बिल्कुल ठीक कहा कि ये पिंच करेगा जहां एक तरफ ईरान के लिए सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा कि उसके पास सप्लाईज लिमिटेड होंगी, अमेरिका और इजराइल के पास तो बहुत है। लेकिन जो ये मेरे, अगर आप गौर करिए छोटा सा सालिक साहब, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, ये पिंच करना शुरू करेगा सबसे पहले तमाम खलीजी ममालिक को जो बेसिकली अमेरिका के साथ है, और उसके साथ ईरान को तो जैसे आपने कहा वो तो हम तो डूबे हैं सनम, वो वाली उसकी सिचुएशन है। ये चीज इसको हिंट करेगी।
और अगर ईरानी प्रॉक्सीज आर स्मार्ट इनफ कि वो बाबुल मंदुब को उधर से थोड़ा सा बंद कर दें, तो आप देखिए कि ये पेट्रो डॉलर्स वाली गेम ऐसे चेंज होगी कि ये खुद जंग बंद करने के ऊपर आ जाएंगे। और इसीलिए जैसे इन्होंने कहा कि उसने इतनी बड़ी धमकी दी है कि मैं न्यूक्लियर चला जाऊंगा, इसके हमले ना रोके, क्योंकि ये लोग अपना एक भी बंदे की जान जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और खलीजी मुल्कों में से किसी ने कभी जंग लड़ी नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ हजारों लाखों डॉलर दे के तो और मिलियन डॉलर दे के तो अमेरिकी असला खरीदा हुआ है। दे आर नॉट देयर टू फाइट। और जैसे भट्ट साहब ने कहा, ये सिर्फ पाकिस्तान ही है जो अपने बलबूते पर लड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करता है। और बिल्कुल ऐसा ही है। और रेजिस्टेंस की दीवार जो अफगानिस्तान के साथ है वही बन के खड़े हुए हैं, वरना फिर अफगानी प्रॉक्सीज को कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ट्रंप कह रहा है कि हमले के बाद सिफारतकारी आसान होगी, किस चीज़ की सिफारतकारी, जब टॉप लीडरशिप को उसने एलिमिनेट कर दी है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने कहा था कि अब ट्रंप का एक बयान कि सिफारतकारी आसान हो गया इस हमले के बाद। कौन से सिफारतकारी, जब मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने के बाद अटैक कर दिया जाता है और पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो अब सिफारतकारी किससे की जाएगी, मुज़ाकरात किससे किए जाएंगे, और आगे ईरान के अंदर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है क्या उसमें कोई कामयाबी होगी? इसको समझने के लिए और इसको मज़ीद आसानी से हमारे साथ जौहर सलीम जो कि साबिक सफ़ीर हैं और साबिक सेक्रेटरी खारिजा हैं, उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। उनसे पूछते हैं, सर वेलकम टू द शो। पहले तो हमें ये समझाइए कि जो ट्रंप जिस तरीके से बातें कर रहा है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली आई थिंक आप हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझा सकेंगे, बता सकेंगे कि सिफारती ताल्लुकात क्या होते हैं कंट्री टू कंट्री। तो अब ईरान के साथ कैसे सिफारती ताल्लुकात होंगे जब आपने पूरी की लीडरशिप उनकी ख़त्म कर दी? तो अभी कोई सिफारतकारी बाकी रह गई है, या आगे जो आएंगे, जो हल्फ उठाएंगे, उनसे कोई सिफारतकारी या टेबल टॉक के लिए कोई रास्ता बाकी बचा है अमेरिका और इसराइल का? देखिए, अमेरिका और इजराइल जो है, ईरान तो इन दोनों मुल्कों के साथ उनके सफारती ताल्लुकात ही नहीं है। लेकिन जाहिर है उसके बावजूद इनकी मीटिंग्स होती रही हैं। अभी भी जो डायलॉग हो रहा था जो अमेरिका और ईरान के भी, ईरानी ने इजरायली से तो कभी नहीं करते, लेकिन अमेरिकन से वो न्यूक्लियर इशू पे मीटिंग्स कर रहे थे। ये भी मैं बताता चलूँ एक इंटरेस्टिंग चीज के, क्योंकि उनकी आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है ईरान के और अमेरिका के, तो जो पाकिस्तान की एम्बेसी है अमेरिका में, वो ईरान के जो इंटरेस्ट हैं वो अमेरिका के साथ वो उनको डील करते हैं। एक किस्म की वो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो पाकिस्तान करता है ईरान के लिए अमेरिका में। वो एक दिलचस्प अमर है। अब जो देखें अभी सिचुएशन है, ये सिफारतकारी जो है वो तो चल रही थी मीटिंग, वो जो है इस सेंस में कि इससे पहले इनके मुज़ाकरात के राउंड्स हो रहे थे जो कि बिलवास्ता ही हो रहे थे, किस्म के उसमें ओमान जो है मीडिएट कर रहा था, और वो लगता भी ये था कि कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर ये लगता था, लेकिन असल में मुश्किल था। मुश्किल क्यों था उसमें मैं अपने कई कमेंट्स में कह चुका हूँ कि मुश्किल इसलिए था कि जो कंसेशन अमेरिका चाहता था ईरान से कि बिल्कुल आप जीरो एनरिचमेंट पे आ जाएं, तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं होता। क्योंकि देखें वो कहते थे ठीक है हम 3.5% पे आ जाते हैं, जो कि एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में अलाउड होता है, और हम हर किस्म की इंस्पेक्शंस पे तैयार हैं। आखिर में इस चीज पे तो वो थे। ये चीज उन्होंने JCPO में भी 2015 में भी मानी थी। वो उस वक्त इंस्पेक्शंस का रिजीम इस तरह का टफ नहीं माना था जिस तरह कि अभी वो मानने पे तैयार थे। लेकिन अमेरिका कहता था कि जीरो एनरिचमेंट, और साथ ही साथ कि कोई यूरेनियम अफसुदगी बिल्कुल ही नहीं होगी, आप स्क्रैप करते हैं अपना पूरा प्रोग्राम। साथ ही वो कहते थे कि जी अपना मिसाइल्स का प्रोग्राम जो है उसको भी, उसमें भी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करें। साथ ही वो कहते थे कि जी आप ये जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, जो हिजबुल्ला, हमास, हूतीज और इसी तरह के इराक में भी हैं, उन सारों की भी आप वो सपोर्ट जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट खसूसन जो वो समझते हैं ईरान सकता है, वो भी बंद कर दें। तो इसी तरह और भी एक मुतालबात थे उनके, तो लेकिन वो उस पर तो शायद वो छोड़ देते। लेकिन अब ये पहले शुरू के जो दो हैं ये सबसे अहम थे। तो इस पे मुझे तो नहीं लगता था कि इस पे कोई चांस है इस चीज का, इसलिए मैं अपने पहले कमेंट्स में ये कहता रहा हूँ एक महीने से ही कि ये इवेंचुअली स्ट्राइक्स की तरफ ही बात जाएगी। तो वही हुआ। अब उसमें देखें इन्होंने पेशबंदी खासी की हुई है, खसूसन इसराइल की तरफ से। अमेरिका से बहुत ज्यादा इसराइल की ये कोशिश थी, और अभी भी है कि जब ये स्ट्राइक्स जल्दी से जल्दी होती, और उन्होंने देखें पहले दिन क्या हुआ है, पहले दिन दोनों मुल्कों ने जब स्ट्राइक्स की हैं तो अमेरिका की स्ट्राइक्स जो थी वो न्यूक्लियर जो है ना, और जो मिसाइल्स की इनकी जो इंस्टॉलेशन जहां पे भी हैं, जहां पे भी उसके कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया। लेकिन इजरायलीज क्या कर रहे थे, वो टारगेटेड असैसिनेशंस कर रहे थे। उन्होंने उनकी बेशुमार जो है टॉप लीडरशिप तो पूरी उनकी जो है असैसिनेट कर दी है। उसमें देखें आप
आयतुल्लाह अली खamenei से लेके उनके वजीर दफा और टॉप जनरल्स और टॉप इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स और अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप भी जो सेकंड टियर की है वो काफी सारी असैसिनेट की है। इजरायलीज के पास इस किस्म की इंटेलिजेंस थी वहां पे, जो जून में भी नजर आई जब इनका लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद ईरान ने बहुत से एक्शंस लिए, बहुत से लोग एग्जीक्यूट भी हुए थे, लेकिन फिर भी जो एक ये बात बिल्कुल हम प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है ये इसका गद्दारी का तो किसी भी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं है, और शायद इंटेलिजेंस से ज़्यादा ये गद्दारी ज़्यादा थी जो इस सब के सबको एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन अगर अगली रजीम जो आती है या जो भी आगे बनता है, जिसको ट्रंप कह रहे हैं कि हमें पता है हमारी आशीर्वाद से जो बनेगा, तो फिर तो वो जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं या फिर जो मिसाइल रेंज कम करने का जो है वो तो सब कुछ फिर अमेरिकन आशीर्वाद होगी, इजरायली आशीर्वाद होगी, जो कि बिल्कुल ईरान हमारा नेबर है। मतलब अमेरिका और इसराइल की लीडरशिप हमारे नेबर्स में आके बैठ गई है, हमारे बिल्कुल करीब। जी देखिए, अब उनकी कोशिश जो है, उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो यही है वहां पर रजीम चेंज कर दें। लेकिन अब क्या रजीम चेंज वो कर सकेंगे? अभी जाहिर है इस पे जो है ना मुख्तलिफ अंदाजे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं ऑलरेडी, कुछ लोग उन्होंने ऑलरेडी उनके जो है ना जिस तरह वेनेजुएला में किए थे उन्होंने तैयार किए हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि वहां पे इतना इंटरेस्ट है ये सिस्टम ग्रास रूट्स लेवल तक, जो रेवोल्यूशन के बाद जो IGRC जिस तरह है उसमें लाखों की तादाद में है, फिर पासिव्स हैं, तो वो मुश्किल है कि वो इतना ज्यादा जो डीपली इंट्रेंच सिस्टम जो है उसको बदल सकें वो। लेकिन मेरा अंदाजा ये है, देखिए उनकी अवलीन कोशिश तो यही होगी रजीम चेंज अगर हो जाए। बट अगर वो नहीं हो सका तो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत लंबी कैंपेन नहीं करेंगे। इजरायलीज करना चाहेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की ये उनकी सोच ही नहीं होती है। उनकी सोच होती है कि क्विक रिजल्ट्स हों, स्विफ्ट हों, ताकि वो बता सकें अपने अवाम को अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के। दुरुस्त फरमा रहे हैं हुजूर, मैं आपसे यहाँ तक एग्री हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ छोटी सी शार्प एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने एक बात तो सीख ली है कि मीर जाफर और मीर सादक ने ही ईरान को तबाह बर्बाद किया है, और ये पाकिस्तान को ये बात सीखनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो मीर जाफर है और मीर सादक है यही हमें मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचाएंगे। और दूसरी बात, ईरान अगर न्यूक्लियर होता तो शायद आज ये हाल ना होता। आपसे हुजूर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस मौके पर पाकिस्तान पहले भी उनके साथ खड़ा था, अब भी ईरान के साथ खड़ा है? जैसे आपने फरमाया कि वो सफारतकारी भी ईरान के लिए पाकिस्तान करता है, तो अगर हम इस वक्त तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हमारी आवाम इस वक्त बहुत जज्बाती है, मुख्तलिफ जगहों पर गायबाना नमाज जनाजा हो रहा है, लोगों में बहुत गम गुस्सा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। इस वक्त हम सड़कों पर निकल के अपनी इमारत को तोड़ना शुरू कर दें, हम क्या करें? पाकिस्तानी अवाम को कुछ रहनुमाई फरमाएं, कुछ गाइड करें कि इस गम गुस्से को हम कैसे बर्दाश्त करें भाई। जी देखें, ये बिल्कुल जो इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया है ये बहुत ही जालिम दुनिया है, जो है इसमें कोई असूल नहीं होते हैं, इसमें कोई जो है ना प्रिंसिपल्स पे चलती है, ना ये कोई सच्चाई पे चलती है, ना ही कोई जो है ना रवादारी पे चलती है। ये चलती है बेसिकली ताकत के ऊपर और जो है ना रियल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो इसीलिए आपको ये सारी सिचुएशंस देखने में आती हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें ये सब कुछ होगा। फिर मुल्कों के अंदर भी जो सियासत होती है उसमें भी बहुत सी चीजें होती हैं। पाकिस्तान को अब ईरान की जाहिर पाकिस्तान असूली मौक़िफ़ हमारा रहा है कि हम ये कहते हैं कि ये ईरान में कि उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, उसकी जो सोवरेनिटी वायलेट नहीं होनी चाहिए, जो हुई इंटरनेशनल लॉ एक वायलेट हुई, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर वायलेट हुआ। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो जून में भी बहुत वाज़ेह था, अब भी बहुत वाज़ेह है, जबकि और उनके बहुत से जो दोस्त हैं वो खामोश हैं इस मौके पे। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त भी बोला था, अभी भी पाकिस्तान ने इस पे एक वाज़ेह अपना मौक़िफ़ तो लिया। अब पाकिस्तान के अंदर तो हमें देखिए मजबूत होना है। हम खैर ईरान से बहुत मुख्तलिफ है, हमारी उस किस्म की मुखासमत भी कई मुल्कों से नहीं है जो ईरान की थी। पाकिस्तान का एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेचर है दुनिया में। ईरान तो बहुत अरसे से एक सैंक्शन में बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन डायनामिक्स पाकिस्तान के और ईरान के लिए मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, बट स्टिल वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आगे गोल्ड प्राइसेस जो आबनाए हरमस को बंद करने के बाद ऑयल प्राइसेस को इंक्रीज होंगे, इसका इकोनॉमिकली कितना इम्पैक्ट आएगा, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।
वेलकम बैक। अब जो वॉर्स होती है ना, उनकी शक्ल अब बदल चुकी है। अब इकोनॉमी की वॉर होती है, मईशत की जंग होती है। जिसकी मईशत, जिसकी इकोनॉमी जितनी तगड़ी होगी, वो जंग में भी उतनी बाजी जो है वो पलट सकता है, पासा पलट सकता है। ईरान के पास जो इस टाइम सबसे कह ले कि की पोजीशन या उनके पास जो की हथियार है, उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी सब एक तरफ है। जो स्ट्रेट ऑफ हर्मस है, अब नए हर्मस जिसे कहा जाता है, कि वो उसको बंद कर दे। अब बंद करने के बाद अब जो चीखें निकल रही हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, इसके अलावा मिडिल ईस्ट की, क्योंकि सऊदी अरब भी वहाँ से पूरी दुनिया का जितना ऑयल की सप्लाई चेन है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 40% हिस्सा वो स्ट्रेट ऑफ हर्मस से गुजरता है। उसको बंद कर देने के बाद अब ऑयल प्राइसेस कैसे इंक्रीज करेंगी और इकोनॉमी में कितना ज़्यादा बूम आने वाला है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हारून शरीफ साहब, माहिर मईशत, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। हारून साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि सिर्फ आबनाए हर्मस को बंद करने से पूरे के पूरे ओवरऑल ग्लोबली ईरान का ये स्टेप जो है वो कितना डैमेज करेगा मिडिल ईस्ट को भी और इसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी? जी, इसका बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है रीजन के ऊपर। तकरीबन 20% जो क्रूड ऑयल की ट्रेड और 20% जिसको हम LNG कहते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस की ट्रेड, वो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ के थ्रू होती है। जो अभी इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक ऑयल और LNG की प्राइस के अंदर 20% तक इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब है कि क्रूड अगर 70 और 80 के दरमियान है तो वो $100 के आसपास जाने की तवक्को उसकी की जा सकती है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट, जब कोई वॉर या रिस्क आता है कॉन्फ्लिक्ट का, तो फाइनेंशियल मार्केट्स, इसके अलावा जो ओवरऑल जो ट्रेडिंग की एक्टिविटी है, इंश्योरेंस, ये सारे प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इनको सिर्फ डायरेक्ट प्राइस इंक्रीज को ना देखिए, आप बाकी चीज़ों को भी देखिए कि आपके वेसल्स की प्राइस, आपकी इंश्योरेंस की प्राइस, आपके लंबे रूट्स की तरह को यूज़ करने की प्राइस, डिसरप्शन की प्राइस, अगर इसको भी आप ऐड कर लें तो दैट इज अनदर 10 to 20%. So 40% increase in regional and global trade linked to petrochemicals and oil is expected अगर ये conflict prolong कर जाता है 1-2 हफ्ते के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह मैं तो कल भी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जो कि बता रहे थे कि ये बहुत जो आबनाए हुर्मुज़ है इसको बंद कर देंगे और हर सूरत ये बंद होगी, ये ईरान में, और वही हुआ कि उन्होंने उसको बंद कर दिया। अब इसका ऑयल प्राइस हमने तो अभी कल देखा है, 8 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। अब आगे भी क्या मजीद हम ऑयल को देखें कि प्राइसेस मजीद इंक्रीज करेंगी? देखें फिजा, बात यह है कि ईरान की जो पासदारान इनकलाब फोर्स है उसने कहा है कि अबनाए हर्मस से कोई नहीं गुजर सकता, बिल्कुल बंद कर दो। और ये पैगाम जो हो VHF रेडियो पर उन्होंने भेजा है और तमाम दुनिया को बताया। बात यहाँ पर यह है कि अगर आप गौर करेंगी तो तकरीबन 20 मिलियन तेल यहाँ से गुजर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर वो बंद हो गई है तो बंद होगी तो पहले मरले में तो कीमत बढ़ेगी, फिर सप्लाई सुस्त होगी, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी, और अगर बहरान 3 से 4 हफ्तों तक चला गया तो फिर तो लग जाएंगी आगाह। लेकिन सवाल यह है पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बात हारून भाई मुझसे ज़्यादा बता सकते हैं। तो हारून भाई मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये काम चल रहा है, अब ये बंद हो रही है और ये हमारे पास, मेरी इत्तला आपको ज़्यादा पता होगा कि हमारे पास 3 से 4 हफ्तों का तेल तो हमने स्टॉक किया होता है, तब तक तो पाकिस्तान की सतह ही खा रहा है। लेकिन अगर ये तवील जंग हो जाती है, ये लड़ाई बढ़ जाती है, तो 2 बातें हैं। एक तो क्या इसको चाइना को फ़ायदा होगा, रशिया को फ़ायदा होगा, या खुद अमेरिका फ़ायदा हासिल करेगा अगर लंबी हो गई, और लंबी हो गई फ़ायदा किसको होगा। और दूसरी बात साथ ये बता दें कि पाकिस्तान में तो 3 से 4 हफ्तों का, क्या मेरे पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, क्या यहाँ मोटरसाइकिलों की लाइनें लग जाएंगी, या कीमतें आसमान पर चली जाएंगी? हारून भाई जी, लॉन्ग टर्म अगर ये चलता है, कॉन्फ्लिक्ट जो ग्लोबली इस तरह के हैं उनकी लाइफ 10 से 17 दिन तक देखी गई है। पिछले जो डायरेक्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हेड ऑन होते हैं, हाँ, इसके बाद वो लैप्सेस के बाद दोबारा होते रहते हैं। सो इसकी जो पाकिस्तान के ऊपर 2 इम्पैक्ट हैं। एक तो हमारा इसेंशियल
इंपोर्ट्स का इम्पैक्ट है, पर्टिकुलरली ऑयल प्राइसेस का, एलएनजी की प्राइसेस का, और पाकिस्तान की जितनी भी शिपमेंट्स आती हैं वो इस रूट पे डिपेंडेंट है। तो हमें ऑल्टरनेट रूट से अगर हम लेते हैं जो कि घूम के आएगा साउथ चाइना सी की तरफ से, वो फिर बहुत मज़ीद महंगा हो जाएगा। तो ये अल्लाह करे कि ये लंबा ना चले। इसको प्रिडिक्ट करना अभी कि क्या होगा वो आई थिंक कबल अज़ वक्त है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा ईरान के साथ 1500 किलोमीटर का बॉर्डर है। वहाँ पर अगर अनरेस्ट होता है, वहाँ पर इकोनॉमिक कोलैप्स ऑलरेडी डॉलर पैरिटी पे हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट आ जाता है, तो उसके असरात स्पिल ओवर होके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर आएंगे। और ऑलरेडी हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट है उसके ऊपर प्रेशर अफगानिस्तान का चल रहा है। तो हमारे 2 सूबे डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट से इम्पैक्ट होंगे। 3 इम्पैक्ट्स में बड़े क्लियर देख रहा हूँ। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें स्मगल होके आती हैं। ऐसे ही है। दूसरा इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से हमारे ऊपर इसेंशियल जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की ट्रेड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान के ऊपर तो एक इमीडिएट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे। इंटरनेशनल रीजनल ट्रेड है, जैसे मैंने पहले अर्ज अब किया, ये जो इंटरनेशनली बात करने लगे हैं, मैं खास तौर पर मिडिल ईस्ट के बारे में जानना चाहूँगी। जैसे ईरान कह रहा है कि हम ऑयल रिफाइनरी टारगेट कर देंगे, अगर सऊदी अरब की या फिर यूएई की, जिस तरह पाम जमेरा पे या हम बिल्डिंग्स को इस तरह से टारगेट किया गया, उसका तो बहुत सीधा सीधा इफेक्ट हमारे रेमिटेंस पे भी पड़ेगा। फिर वहाँ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर उनके जो जिस तरीके से वो खाम तेल अगर अपना हरमस बंद है, तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से खलीजी ममालिक के भी जहाज़ नहीं गुजरने देंगे, उनकी इकॉनमी भी चौक कर जाएगी। तो इंटरनेशनल पाकिस्तान तो पहले ही ऑलरेडी हम तो इन्फ्लेशन में डूबे हैं। देखिए, ईरान इस वक्त डेस्परेट सिचुएशन में है, और डेस्परेशन के अंदर एक रिएक्टिव, उनको एक एग्रेसर ने अटैक किया है, वो उसको टैकल करने के लिए वो डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते, तो वो ये सब हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो रिफाइनरीज को हिट करेंगे, वो अभी अमेरिकन जो बेसिस हैं जहां जहां उनको हिट कर रहे हैं। लेकिन उसका जो नुकसान इकोनॉमी का क्या है, एक तो मिडल ईस्ट और जीसीसी के जो मुल्क हैं जैसे यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है उसकी कॉस्ट बड़ी हाई है। लेकिन उससे ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस डिसरप्शन की कॉस्ट और भी बड़ी है कि अभी तक सब समझते थे कि दुबई एक सेफ हेवन है। अब दुबई के अंदर अगर ड्रोन्स चल रहे हैं और मिसाइल का खतरा है और लोग खुदा ना खास्ता मर जाते हैं ज़्यादा, तो उससे एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। पैसा जो है वो सबसे कावर्ड चीज़ होता है, वो पुश बटन से निकलना शुरू हो जाता है। तो हमें इस वक्त जो गल्फ कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली थ्रेटन्ड है। तो क्या गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ने जा रही हैं, फिर डबल होने जा रहे हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा डबल, हम 8-10 लाख तक देखेंगे? जी, इस सूरत हाल में लोग लॉन्ग टर्म पोजीशंस नहीं लेते और सेफ कमोडिटीज की तरफ चल पड़ते हैं, जो कि पहले से ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन उसकी भी एक चोकिंग प्राइस आएगी। इस वक्त मुझे दुनिया के अंदर एक अपहीवल और डिसरप्शन, अल्लाह करे कि 2-3 दिन के अंदर कुछ लोग सामने आए और ये वॉर की कोई शक्ल निकले, अदरवाइज इसकी डिसरप्शन जो है बड़ी फार रीचिंग है, जीसीसी के लिए, पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए। आपने सवाल किया चीन और रशिया को फायदा होगा। रशिया तो अपना तेल पहले भी बेच रहा था, वो मजीद बेचेगा, लेकिन चीन को ना नुकसान है ना फायदा है। लेकिन चीन को बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अभी एक दुनिया जो मल्टीपोलर दिखाई दे रही थी वो फिर से एक यूनिपोलर दिखाई दे रही है कि जो चाहे एक मुल्क जो मनमानी कर ले, उसको रेजिस्टेंस नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है कि सुपर पावर है तो वो जिस मर्जी के मुल्क के वजीर आजम को करके ले आएगा, सदर को किडनैप करके ले आएगा, किसी के आर्मी चीफ को मार देगा, किसी के सुप्रीम लीडर को मार देगा, और कोई उसको रोकने और पूछने वाला नहीं होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। मुझे और शहजाद हुसैन भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।